इतिहास में हिंडनबर्ग का नाम हमेशा अशुभ रहा है। मई 1937 में जर्मन यात्री हवाई जहाज LZ-129 हिंडनबर्ग आग लगकर नष्ट हो गई जब वो डॉकिंग करने की कोशिश की, जिस हादसे में 35 लोगों की मौत हुई। पहले विश्व युद्ध में SMS हिंडनबर्ग करके एक बैटलशिप थी जर्मन नौसेना में, जिसको तोड़ फोड़ कर बेचा गया लड़ाई खत्म होने के बाद। अब एक और हिंडनबर्ग ने बवाल मचाया आरोपों की श्रृंखला जरिए, जिसका निशाना था एक समय के दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी और उसका अदानी समूह। हिंडनबर्ग के आरोपों को समझने के लिए पहले हमें अदानी का बिखरा और विशाल व्यापारिक साम्राज्य को समझना होगा, जो आमतौर पर 4 हिस्सों में विभाजित है। व्यापार अदानी एंटरप्राइजेस, लॉजिस्टिक्स अदानी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, ऊर्जा अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल और अन्य जैसे अदानी विल्मर जो फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में है। अडानी एंटरप्राइजेस इनमें से सबसे पुराना है और मां का किरदार निभाती है, जो उनके सारे नए बिजनेस को पाल पोस कर बड़ा करती, फिर जब वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनते हैं अपने से अलग करती। हिंडनबर्ग का दावा है कि अदानी ने अदानी एंटरप्राइज में कर्ज लिया खास अपने नए धंधों के लिए, लेकिन उसका कुछ हिस्सा चुपके से देश से बाहर भेजा और 38 कंपनी बनाई उन देशों में जहां कोई टैक्स नहीं। ये सारे कंपनियों का कंट्रोल एक आदमी के हाथ में था, विनोद अदानी, गौतम अदानी का 74 साल का सबसे बड़ा भाई, जिसने अपना नाम विनोद शांतिलाल शाह में बदला जब वो 1990 के दशक में दुबई रहने गए, जहां वो आजकल रहते हैं, पर जो कथित तौर पर साइप्रस देश के नागरिक है और सिंगापुर के रेसिडेंट भी। ये सब पता चलता है पनामा पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स द्वारा जो भारतीय सरकार के पास दिए गए। आरोप है कि शाह अदानी वही विदेश में भारत से भेजे गए पैसों को वापस भारत भेजा अंतरराष्ट्रीय निवेश के रूप में, जिससे अदानी की मां वाली कंपनी एंटरप्राइज का मूल्य फूला। मूल्य फूलने के बल पर उन्होंने और कर्ज लिया और ये चक्रव्यूह कई बार दोहराते गए। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के रिकॉर्ड्स प्रकट करती है एक नाम, चैंग चुंग लिंग, एक शख्स जिसका सिंगापुर में घरेलू पता और गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद का पता एक था। अब ये चैंग चुंग लिंग एक अजीबोगरीब हस्ती है। वो वही कंपनी में डायरेक्टर रह चुके थे जिसका कथित तौर पर ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले में हाथ था। उससे जुड़ी एक और कंपनी ने अदानी कंपनियों में 30,000 करोड़ का निवेश किया, जबकि चैंग की एक और अन्य कंपनी अदानी पावर में 2011 में विलय होकर उस समय के $423 मिलियन कमाई। और बावजूद इसके कि चैंग का नाम हिंडनबर्ग रिपोर्ट में 4 बार जिक्र किया गया, अदानी अपने 413 पन्ने के लंबे जवाब में अपने भाई और चैंग के बीच रिश्ते के विषय पर चुप रहे। दूसरा आरोप ये था, क्योंकि विदेश कंपनियों के घूम फिरा कर मालिक अदानी ही थे, उन्होंने सेबी के सूचीबद्ध नियमों को तोड़ा। कम से कम 25% हिस्सा किसी और का होना चाहिए था। तीसरा आरोप है कि फूले हुए शेयर प्राइस के कारण उनका कर्ज बाजार आकार अनुपात काफी कम दिखाई देता था, मगर असल में ये सच छुपाया कि यह अंक असामान्य स्तर पे था, मगर इस वजह से वो ज्यादा कर्ज ले सके, जिसमें से कुछ पैसे शेयर धारकों को डिविडेंड देने में उपयोग किया गया। और अदानी ये सब के जानकार थे, इसीलिए उन्होंने 20,000 करोड़ का FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मार्केट में डाला, जिससे वो स्थिति संभाल सके। चौथा कि उनका छोटा और अपरिचित ऑडिटिंग कंपनी शाह धंधारिया, जिसमें केवल 4 पार्टनर और कुल 11 कर्मचारी थे, इतने अनुभवी नहीं थे कि वो अदानी के 500 से ज्यादा कंपनियों के हजारों सैकड़ों लेन देन के कागजात सही से समझ सके। जबकि हिंडनबर्ग के आरोप गंभीर है। जाने माने अर्थशास्त्र और पत्रकार स्वामीनाथन S अंकलेश्वर अय्यर का मानना है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट शायद अदानी के लिए आज तक की सबसे अच्छी बात हुई। उनके इरादे नेक है। अदानी दे धड़ाधड़ तेजी गति से नए बिजनेस खोलते रहते थे, ज्यादातर कर्ज लेकर। ये बहुत खतरनाक रणनीति थी, और अगर वो किसी एक पर फिसले तो उनका सारा बना बनाया व्यवसाय साथ गिर सकता था। हमने ये देखा है होते हुए अनिल अंबानी के साथ, जिसने भी बड़ी रफ्तार से कर्ज के बल पर नए धंधे किए। मुंबई मेट्रो, समुद्री जहाज सब डूबे। विजय माल्या भी मदिरा का कारोबार से नजर हटाकर किंगफिशर एयरलाइंस धूमधाम से शुरू किया, वो भी बेहाल हुए।
तो समझो हिंडनबर्ग ने अदानी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर जैसा डाला, जिससे उन्हें मजबूरन अपनी गति धीमी करनी पड़े और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अदानी को जल्दी आग बुझानी थी पैसों बचाकर। तो उन्होंने फैसला किया खरीदी कम करने का। बिजली व्यापार करने वाले पीटीसी इंडिया पर 4000 करोड़ का दाव नहीं लगाएंगे। डीबी पावर का 7000 करोड़ कोयला प्लांट नहीं खरीदेंगे। एसकेएस पार के पीछे नहीं भागेंगे और अपने 35,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल टू पीवीसी कॉम्प्लेक्स जो वो मुंद्रा में निर्माण कर रहे थे उसको रोकेंगे। अपनी समूह में विश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने वक्त से पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को 2500 करोड़ लौटाए और अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार को आश्वासन दिलाया कि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत थी और उनके पास 31,500 करोड़ से ज्यादा पैसे पड़े थे। हमने पिछले 9 महीनों में 12,000 करोड़ लौटाए। वैसे ही सबको अपना अपना कर्ज सूद समेत वापस मिलेगा। अभी के लिए एसबीआई, जिसने अदानी एंटरप्राइज को सबसे ज्यादा उधार दिया 4000 करोड़, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शेयर के दाम गिरने के बावजूद उनकी आने वाली नकद से वो अपना सारा कर्ज चुका सकेंगे। उनका अंदाज काफी हद तक सही है। ये इसीलिए कि भारत सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए न्यूनतम आश्वासन देने का वायदा करता है। अदानी का कारोबार बड़ा दिलचस्प है। अपने प्रोजेक्ट के लिए वो विदेश से बहुत सारा पैसे कर्ज पर लेते हैं, 6 से 7% ब्याज पर। फिर इंडियन रुपया डॉलर के सामने न गिरे उसकी बीमा लेते 3 से 5% पर, जिससे उनका कुल खर्च 10 से 11% हो जाता है। इसके सामने सरकार 15% वापसी का आश्वासन देता है। बीच में बचे 4 से 5% इतने बड़े निवेश पर हर साल 50 से 60,000 करोड़ नकद देती है। हालांकि पर्यावरण के मामले में उसने बड़ी मार खाई। जहां यूरोप के 500 से ज्यादा फंड ने उनके शेयर बेचे, जब उन्हें पता चला कि उन्होंने अदानी ग्रीन के पैसों से कोयले का कारोबार चलाया। फ्रांस के टोटल ने तो टोटल ब्रेक लगा दी और अपने वादे किए हुए $6 बिलियन के निवेश को रोक दिया। स्थिति संभालने के लिए अदानी फॉरेन में संचार और कानूनी सलाहकारों को नियुक्त किया और अदानी ग्रीन का $800 मिलियन का कर्ज पुनर्वित्त करने में कामयाब रहे। इन सब के बावजूद उनकी वित्तीय स्थिति में तंगी थी, लेकिन सौभाग्य से 2024 के मध्य तक उनको कोई भारी कर्ज वापस देने की जरूरत नहीं। पर फिर भी वो और पैसे इकट्ठा कर रहे, अपनी संपत्ति गिरवी रखकर, कर्ज का स्तर बढ़ाकर, अपने शेयर बेचकर और नए कर्जदार ढूंढकर। लेकिन उनका नसीब सच में तब बदला जब अमेरिका के राजीव जैन को उनकी कहानी पसंद आई और उनकी कंपनी GQG द्वारा अदानी के 4 कंपनियों में 15,400 करोड़ रुपए निवेश किया। अदानी धोखेबाज नहीं, सत्यम या एनरॉन जैसा उनके इर्द गिर्द सिर्फ गर्म हवा घूम रही है। अचानक अदानी के प्रति मनोभाव बदले और उनके शेयर के भाव, जो 1,20,000 करोड़ मूल्य से गिरे थे, कुछ उभरे। अदानी संकट टूटने के कुछ दिन बाद बड़ी हिम्मत से अपना 20,000 करोड़ का पब्लिक ऑफर वापस ले लिया, बावजूद इसके कि कुछ मदद से उसे पैसे मिले भी, ताकि निवेशकों को नुकसान न हो। ऐसा साहस उनके स्वभाव में है, क्योंकि यही वो मनोदृष्टि है गुजराती बनिया दिमाग के साथ जिसने उन्हें इधर तक पहुंचाया। कांग्रेस मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल थे, जो 1990 के दशक में गौतम अदानी को कच्छ के रेगिस्तान में बसे एक मामूली बंदरगाह चलाने का हक दिया, जिसके पास कोई रेलगाड़ी का कनेक्शन तक नहीं था। अपने बंदरगाह में बिजनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने वो एक वस्तु को बड़े पैमाने पर आयात किया जो भारत को हमेशा जरूरत पड़ती थी, कोयला। इतने बड़े पैमाने को मैनेज करने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा और स्वचालित सुविधा बनाई, 22 किलोमीटर के कन्वेयर बेल्ट, जिससे एक साथ कई जहाज पर काम हो सके। कोयले के अलावा उनका बंदरगाह का इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया और कारखाने को वहां आने का निमंत्रण दिया ताकि उनको 24 घंटे बिजली मिले। उन्होंने एक पावर प्लांट बनाया उसी कोयले से जो वो निर्माण करते थे। फिर एक विशाल कंटेनर टर्मिनल बनाकर उन्होंने एक रेगिस्तान में पड़ा मामूली बंदरगाह को 30 साल के अंदर अंदर भारत का प्रथम बंदरगाह बनाया। अडानी पोर्ट्स इतना स्वचालित और तेज है कि अगर कोई जहाज टाइम पर नहीं लोड या अनलोड हुआ तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। सुना है कहीं और? हाँ, वो इस प्रधानमंत्री का करीबी सहयोगी जरूर है, जिन्होंने उनका साथ दिया हाइफा पोर्ट डील इजराइल में आरोप निकलने के बाद भी, क्योंकि इस कारोबार में अदानी विशेषज्ञ एक्सपर्ट है।
उन्होंने पहले भी दर्जनों देशों में बंदरगाह लिए हैं, मर्स्क और दुबई वर्ल्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को नीलामी में हराकर, और अब हवाई अड्डे भी खरीदे, जिससे वो भारत में सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बने। एक कहानी जो हमने बड़ी अच्छी तरह से पिछले साल की वीडियो में कवर की। अदानी की कहानी हमें धीरूभाई अंबानी की कहानी की याद दिलाती है। उन्हें भी ऐसे आरोपों का सामना करना पड़ा हमीश मैकडॉनल्ड्स की 1998 की किताब द पॉलिएस्टर प्रिंस में, पर जिसने जाकर दुनिया की सबसे बड़ी निर्यात तेल रिफाइनरी बनाई, जिसका मुनाफा सिंगापुर के भी प्रसिद्ध रिफाइनरियों से भी ज्यादा है, और अपने को वर्ल्ड क्लास साबित किया। तो क्या ये संकट भारत का नुकसान कर सकता है? सीधा जवाब हाँ, कुछ देर तक इसका असर जरूर रहेगा। हालांकि पिछले वित्तीय संकटों ने शेयर बाजार को और प्रभावित किया, अदानी से भी बहुत ज्यादा। इसका एक कारण ये है कि म्यूचुअल फंड्स अदानी समूहों में निवेश करने से दूर रहे और बाजार में अदानी की शेयर की संख्या भी कम थी, इसीलिए ज्यादा निवेशक नहीं रहे। हालांकि बैंक के शेयर जो अभी अभी संभल रहे थे, वो सिलिकॉन वैली बैंक के संकट की वजह से फिर से गिरने लगे। सौभाग्य से अदानी का 60% कर्ज विदेश से लिया गया, पर सबसे खास बात तो ये है कि उनका अब तक दिवालिया नहीं हुआ और न ही होने की संभावना है। सिस्टम में आत्मविश्वास इससे भी है कि जो भारतीय बैंक अदानी में निवेश किए, वो पैसे विशिष्ट प्रोजेक्ट में डाले, उनकी कंपनी में नहीं। तो जब उन प्रोजेक्ट से पैसे आएंगे तो उनका पहला हकदार कर्जदार बैंक होगा। विपक्षी दल प्रधानमंत्री पर छींटे उड़ाएंगे और उनकी और अदानी की दोस्ती पर हाथ उठाएंगे। और हालांकि सांसद और सेबी दोनों हिंडनबर्ग के आरोपों पर जांच करेगी, शायद इससे सिर्फ उनकी कलाई पर आंच आएगी। फिर भी जो हुआ, शायद ये अदानी की सबसे जबरदस्त चुनौती है।